उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है कार्तिक। ये हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से। 2000 की ये कुंडली। कार्तिक माह में और आश्विन माह में व्यक्ति जन्मा है। अपने मन का करने वाला होता है और निर्णय सुना करके चल देने वाला होता है। आगे दक्षिणायन में जन्म है, इस वजह से थोड़ी बहुत समस्याएं बन सकती हैं, जीवन में बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं, जैसे शुभता जो है वो जीवन में कमजोर हो सकती है, कमजोर हो सकती है। शुभ ग्रहों का प्रभाव, जैसे कि मैंने कई बार कार्यक्रम में भी बताया है, हुआ है कि अगर दक्षिणायन में जन्म हो तो शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है। इस वजह से व्यक्ति प्रशासन के क्षेत्र में या शासकीय क्षेत्रों में सफलता के कई प्रकार के योग बन जाते हैं, पर मशक्कत थोड़ी रहती है क्योंकि शुभ ग्रहों का प्रभाव कमजोर हो जाता है, पर व्यक्ति अलग तरीके का साहसी नेचर वाला हो जाता है। शरद ऋतु आलसी बना देता है, दूसरों में कमजोरी ढूंढने वाला बना देता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह, इस वजह से एक सरकारी नौकरी की बेहतरीन स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। यहां चंद्रमा शुभ ग्रह होंगे जो व्यक्ति के लिए लाभदायक हो जाएंगे। संतान उत्पत्ति में समस्या नहीं होगी, दाम्पत्य कमजोर नहीं होगा, विवाह विलंब संभव है। गुरुवार के जन्मे होने से गंभीरता बहुत अच्छी, वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा और व्यक्ति गंभीर होता है। शिव योग में जन्मे और पुनर्वसु नक्षत्र, ये बहुत ज्यादा बढ़िया, मतलब ये बहुत ज्यादा बढ़िया। पुनर्वसु नक्षत्र व्यक्ति के जीवन में लाभदायक स्थिति का बनाना। पुनर्वसु नक्षत्र व्यक्ति को राजसिक और राजा के निकट बैठने वाला, क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के अधिपति से संपर्क बनाने वाला। शिव योग में जन्मे होने से व्यक्ति के पास किसी से भी बहुत ज्यादा लेन देन न रखना, अपने काम में मस्त मगन रहने वाला, भस्म लगाने वाला। और शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति भविष्य में झांकने की शक्ति रखने वाला होता है, भविष्य को देखने की योग्यता और क्षमता रखने वाला होता है। देवगण के होने के कारण शुद्ध है, मनस्वी है, शांत है, प्रवृत्ति अच्छी है, पंचांग अच्छी है। पर इसको और भी ज्यादा अच्छा और भी कहा जा सकता था जब व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में ना होकर के उत्तरायण में होता है। गुरुवार का जन्म बहुत अच्छा होगा हर तरीके से, धर्म धर्म, अध्यात्म अध्यात्म, पूजा पूजा, मंत्र मंत्र, जप जप, अनुष्ठान अनुष्ठान, देव देव, दैवत्व दैवत्व, गुण गण और विशेषताओं से युक्त रखने वाला। आइए लग्न पे चर्चा कर देता हूं। इनके पिताजी जब इन्होंने मुझे कुंडली भेजी थी तो एक बार क्रोध में आकर के, मुझे क्रोध नहीं था हालांकि, थोड़ा सा उल्टे तरीके से पूछ रहे थे कि पंडित जी 2 महीने हो गए, कब मेरे वीडियो बनाओगे, मैंने पैसे आपको कब के भेज रखे हैं। मैंने कहा श्रीमान, ये जो कार्यक्रम मैं बना रहा हूं वस्तुतः इसी कार्यक्रम के 8,000 और 10,000 रुपए लिए जाते हैं, पर मैं ये बहुत कम फी में बना रहा हूं, बहुत कम मिनिमम, और मुफ्त में ही समझिए कि बना रहा हूं। इस वजह से इसकी बुकिंग थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि ये सामान्य पैसे हो जाते हैं लोगों के लिए। कई बार तो लगता है कि ये कम है और कई बार तो लगता है ज्यादा है, पर ये व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है, व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। सबके अपने अपने स्रोत होते हैं आय के, इस वजह से किसी को कुछ पैसे कम लग जाते हैं, किसी को ज्यादा लग जाते हैं, पर ये बहुत ही कम है, मैं समझता हूँ, इस क्षेत्र को मैं जहां तक जानता हूँ। इस वजह से इसकी बुकिंग ज्यादा होती है, इस वजह से इसमें इंतजार भी थोड़ा करना पड़ता है, पर मैं उससे प्रभावित नहीं हुए बिना अपना काम अपने हिसाब से करता रहता हूँ। तो विलंब नहीं हुआ, पर आज आपकी कुंडली आ गई। शनि और गुरु लग्न में बैठे। इस कुंडली में शनि और शुक्र ने एक दूसरे को देखा है, ये अच्छी बात भी होती है क्योंकि शनि इस कुंडली के योग कारक और प्रबल कारक ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। भाग्य और दशम के अधिपति होकर के लग्न की वृद्धि करेंगे। लग्न में भाग्य का संग मिलेगा, धर्म मिलेगा, अध्यात्म मिलेगा, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, सबका आशीष व्यक्ति को मिलता रहता है। लग्न में गुरु बैठे हैं तो धर्म साक्षात बैठा है और धर्म के अधिपति बैठे हैं। व्यक्ति विश्वविख्यात होता है, विख्यात और अपने समाज में नाम रोशन करने वाला। मंगल की दृष्टि यहां जाएगी तो बहुत लाभ करेगी। मंगल की दृष्टि यहां के लिए लाभदायक, लेकिन यहां पे चंद्रमा और राहु का ग्रहण व्यक्ति के दाम्पत्य को देर से शुरू करने वाला बना देते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली स्थिर लग्न की कुंडली होती है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बहुत ज्यादा एक ही बार में हाइप नहीं करती है। लग्न के अधिपति 7 नंबर की, मतलब 7वें नंबर भाव में बैठे हैं वृश्चिक राशि में। गुप्त रोगों के होने की संभावनाएं कई बार बढ़ जाती हैं, व्यक्ति कई लोगों से संबंध बनाता हुआ मिल जाता है या कई मित्र बन जाते हैं, इस वजह से इस पे ध्यान रखना होगा। मंगल का यहाँ बैठना अच्छा नहीं होता, इस वजह से ये यहाँ पे के लिए ठीक नहीं है, पर यहाँ के लिए ठीक होंगे। यहाँ के अधिपति का लग्न में जाना लक्ष्मी संपन्न योग बना देते हैं, व्यक्ति को लक्ष्मी का और समाज का प्रदर्शक या लक्ष्मी के नाम से जाने, मतलब जैसे होता है ना समाज में भाग्यशाली हो जाता है, उसको लोग भाग्यशाली और भाग्यहीन नहीं समझते, भाग्यशाली होता है, भाग्य का बल बड़ा बढ़िया होता है। ये योग बहुत बढ़िया बना, ये गुरु और शनि जो बैठे हैं ना, ये
अद्भुत है। और मैं इसे कहता हूं कि ये कुंडली की सबसे अच्छी स्थिति में से एक है। गुरु अच्छे नहीं होने के बावजूद भी अगर ये बैठे हैं तो बहुत बड़ी बात है। कहां, जहां व्यक्ति छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखने वाला, मशक्कत करके, मेहनत करके और विपरीत परिस्थिति से उलझ करके अपना नाम रोशन कर लेता है। मतलब ये आपके पास है ऐसे गुण, अगर आप चाहें तो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। और मैं समझता हूं कि चंद्रमा और राहु का ग्रहण अगर यहां नहीं लगा होता, जो कि बिल्कुल लगा हुआ है, 23 अगर चीजें जो नहीं मिलेंगी उसके पीछे का कारण यहां ये है, क्योंकि ये पुरस्कार मिलता है व्यक्ति को मेहनत करने के बाद, पराक्रम का सुख। यहां से इस भाव के अधिपति अगर नीच के सूर्य के साथ नहीं बैठे होते और यहां पे चंद्रमा और राहु का ग्रहण नहीं लगा होता तो ये कुंडली और भी ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी बन सकती थी। मंगल अगर चतुर्थ भाव में नहीं बैठे होते तो ये स्थिति और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। पर ये तीन चीजें कुंडली को कमजोर कर रही हैं। पर मजबूती, गुरु और शनि का बैठना, लग्नेश शुक्र का लग्न को देखना, मंगल का शुक्र को देखना, ये भी अच्छी बात होगी। मंगल का दशम स्थान को देखना बहुत अच्छा, मंगल का एकादशवें भाव को देखना ये बहुत अच्छा। पर वृषभ लग्न की कुंडली के लिए मंगल मारक होते हैं। अब वो जहां जहां देखेंगे वहां से थोड़े थोड़े प्रभावों में कमजोरी भी लाएंगे, मतलब मारक उनका प्रभाव दिखेगा। और खास करके गुरु जो होते हैं वो मारक होते हैं। पर अगर इस कुंडली में गुरु का संबंध किसी ऐसे ग्रह से हो जाए, ध्यान से समझिएगा, ये लॉजिकल बात है। गुरु का संबंध जो कि इस कुंडली के लिए मारक होते हैं या पापी ग्रह के रूप में जाने जाएंगे, अनिष्ट फल करने वाले, अगर वो किसी कारक ग्रह के साथ बैठ जाए या फिर स्वयं शनि इस कुंडली में किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ, दोनों ही सिद्धांत की बात करता हूं। अगर शनि और गुरु एक साथ बैठेंगे तो अच्छाइयां भी दिखने को मिल जाएंगी जातक के जीवन में। और मैं समझता हूं कि यहां पे अगर शनि का संबंध अगर जन्म कुंडली में किसी भी शुभ ग्रह से हो जाए तो ये जातक के जीवन के लिए लाभदायक होगा, जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व को गंभीर बना दे, निर्णय लेने वाला, मजबूत और आर्थिक विपन्नता में कभी न जाने वाला, ऐसा प्रभाव दिखता है। मतलब मजबूत होता है, कहने का मेरा तात्पर्य ये है। सूर्य नीच के हैं, जिनका नीचभंग शुक्र केंद्र में आकर के कर दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो दो तरीके से शनि भी केंद्र में आ गए। अब नक्षत्रों के आधार पर आता हूं, कुछ थोड़ी सी चीजें मैं यहाँ रोक करके आपको यहां लेके आता हूं। वक्री है शनि और गुरु है वक्री और बुध है वक्री, तीन ग्रह वक्री, यानी कि अब मशक्कत बढ़ेगी। जातक जो है वो आसानी से किसी चीज को प्राप्त कर ले ऐसा मैं नहीं कहूंगा, इस वजह से क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो मंगल से प्रभावित हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली के चतुर्थ में आ रहे हैं। मैंने यहां सप्तम भाव के अधिपति नहीं बात कही है, क्योंकि 12वें भाव में मूल त्रिकोण राशि बनी है और वस्तुतः ग्रह मूल त्रिकोण का फल ज्यादा करता है। और एक सिद्धांत ज्योतिष का यह भी है कि 12वें भाव में जिस ग्रह की राशि बनी हो, जैसे मंगल की, उसकी दूसरी राशि कहां बनी है? सप्तम में। तो ये वस्तुतः अब इस बात पे निर्भर करेगी बात कि मंगल बैठे कहां है। तो मंगल यहां बैठ करके आपके माता को और व्यक्ति के घर के प्रभाव को कमजोर कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं, घर से दूर भेज रहे हैं, या कई बार व्यक्ति को पूर्वजों का आशीर्वाद वहां पे कमजोर कर रहे हैं। और एक बात और भी मैं कहूंगा कि व्यक्ति के कारण घर के परिवार के सदस्य जो होते हैं वो थोड़े चिंतित होते हैं। तो व्यक्ति को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे जो है वो परिवार के लोगों में हेडेक बढ़े, चिंता बढ़े, क्योंकि आप पहले ही माता को परेशान कर सकते हैं, या कर रहे होते हैं, या कर चुके हो, या कर रहे होंगे। ऐसी कोई भी बात अपने जीवन में कोई भी काम मत करिएगा जिससे ये, अगर ये बात ऐसी नहीं है अभी तक, तो आगे इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा। और वस्तुतः मैं समझता हूं कि व्यक्ति को प्रत्येक चीजों में उतावलेपन की स्थिति में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली में मिथुन राशि है, इस पे ढैया का प्रभाव है, राहु और चंद्रमा बिल्कुल निकटस्थ होकर के ग्रहण में बिल्कुल ही व्यक्ति के दिमाग को सफोकेट कर रहे हैं, पजल बना रहे हैं, वो निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। शुक्र और बुध का प्रभाव जो है वो द्वितीय द्वादश का है, चंद्रमा और बुध का संबंध नवम पंचम का है। तो चंद्रमा और बुध का संबंध तो बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन शुक्र और बुध का संबंध थोड़ा कमजोर बन रहा है। आयु व्यक्ति की बहुत अच्छी है, व्यक्ति के पास प्रतियोगिता भाव में सूर्य नीच के हैं, बल लगाना पड़ेगा और बिल्कुल ढाढ़स रखना पड़ेगा। पर वस्तुतः मैं जो अच्छी स्तुति कह रहा हूं, गुरु और शनि का लग्न में बैठना, थोड़ा दम तो लगाना पड़ता है। और वस्तुतः किसी भी काम को सफल करने के लिए इस कुंडली में गुरु वृषभ के बैठे हैं, दशम स्थान के अधिपति दशम स्थान को देख रहे हैं। दशम स्थान के अधिपति अगर दशम स्थान को देखें और दशम स्थान के अधिपति का संबंध अगर जन्म कुंडली में शनि से बन जाए तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र का प्रयास करना चाहिए, और उसकी स्थिति बिल्कुल बन रही है, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति शनि ही होते हैं। और भाग्य भाव के कारक या भाग्य भाव के अधिपति के साथ या दशम भाव के अधिपति के साथ अगर गुरु का संबंध बन रहा हो तो व्यक्ति पदस्थ हो जाता है, क्योंकि गुरु स्वयं प्रशासक होते हैं, प्रशासकीय क्षेत्रों में सफलता के योग बने हैं। पर इस कुंडली में
जो लग्न बना है वो 19 डिग्री का है, बलवान है। रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण के अधिपति बन जाते हैं बुध, और वो बुध इस कुंडली के लिए द्वितीय और पंचम के अधिपति होकर के मारक नहीं होंगे, ठीक होंगे, कारक ग्रह के रूप में होंगे और अच्छे होंगे, क्योंकि लग्नेश के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध तो नहीं होते, पर फिर भी वो उनकी मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में बन रही है, इस वजह से वो अच्छे होंगे। और सामान्यतः यहाँ पे ग्रहण अगर नहीं लगता तो व्यक्ति के जीवन में कई बार मैं जो समझ रहा हूँ वो पराक्रम के परिणाम में कमजोरी हो जाती है। पराक्रम का परिणाम देर से मिलता है या मशक्कत करने के बाद मिलता है, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। पर यहाँ पे लग्न के अधिपति का लग्न को देखना, धन भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में ऋण में जाना, ये थोड़ी कमजोरी रहेगी। पर लग्नेश का लग्न को देखना और गुरु का शुक्र को देखना, शुक्र का गुरु और शनि को देखना, ये अच्छी बात और व्यक्ति को अनुभवी बना दे। मंगल है चतुर्थ में, व्यक्ति घर से दूर रह के काम करे। धन भाव के अधिपति का ऋण में जाना नीच के सूर्य के साथ, और धन के कारक का लग्न में बैठना सामान्यतया इस कुंडली को बल भी दे रहे हैं और 50% के अंशों के साथ प्रभाव कमजोर भी कर रहे हैं। पराक्रम के अधिपति का पीछे जाना, देर से परिणाम मिले, मेहनत का परिणाम देर से मिले, पर मिले जरूर, क्योंकि शनि लग्न में बैठे हैं और भाग्य और दशम के अधिपति हैं। अगर आप साहस खोएंगे नहीं, माता पिता अगर जबरदस्त तरीके से व्यक्ति को बल देते रहेंगे तो निस्संदेह व्यक्ति सफल हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शनि और गुरु का संबंध लग्न में है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। चतुर्थ स्थान में मंगल का बैठना, जो आपकी कुंडली के लिए दशम, सप्तम और 12वें के अधिपति होकर के सुख बाहर भेज रहे हैं। व्यक्ति कई बार बाहर से ट्रेनिंग लेके आए, विदेशों से शिक्षा ग्रहण करके आए, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के सफल हो जाए, किसी न किसी तरीके से व्यक्ति को बाहर रहना पड़ता है। दूसरों के काम में व्यक्ति गलतियां ढूंढ लेता है, कान का कच्चा होता है, धर्म को मानने वाला होता है, पर कई बार प्रैक्टिकलिज्म भी उस पर हावी हो जाता है, और कई बार अनुशासित ना होकर के अनुशासन भंग करने वाला होता है, धीरे धीरे काम करने वाला होता है, आलसी भी होता है, काम पे फोकस गड़बड़ा जाता है कई बार, ऐसी स्थितियां। मंगल यहाँ जो बैठे हैं वो पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं। शुक्र का नक्षत्र, शुक्र जो है वो अनुराधा में, और शुक्र जो है वो लग्न को देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मंगल ने शुक्र को देखा है तो व्यक्ति के संबंध और व्यक्ति के मित्र कई लोगों से होते हैं, तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। मंगल का चतुर्थ भाव में बैठना ये व्यक्ति के जीवन को प्रशासकीय क्षेत्रों में ले जाने वाला, सरकारी नौकरी का लाभ प्राप्त करने वाला, और कई बार व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत चिंताएं या मन को कई बार भ्रमित करने वाला भी बनाते हैं। और मैं समझता हूं कि चंद्रमा से मंगल तिरछे बैठे हैं तो धन का बल बढ़ेगा, धन भाव बलवान हो जाएगा और धन भाव की स्थिति मजबूत होगी। पंचम भाव के अधिपति आगे बैठे हैं नीच के सूर्य के साथ, चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ, पर वो नीच के हैं। अब एक बात समझिए, तो चतुर्थ स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में नीच के बैठे, और चतुर्थ स्थान के अधिपति अगर छठे भाव में बैठते हैं तो नौकरी मिलती है। हो सकता है कई बार प्रमोशन होते होते आगे बढ़े, पर व्यक्ति को सबसे पहले नौकरी का प्रयास करना चाहिए, और मैं समझता हूं कि इसमें उसके योग जरूर बने हैं। नीच के सूर्य का जिनका दो तरीके से नीच भंग होना देखा जा रहा है, व्यक्ति को क्षेत्र आगे बढ़ाना चाहिए और निसंदेह आगे बढ़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये एक अच्छी स्थिति है जहां मंगल की दृष्टि यहां और यहां के लिए लाभकारी हो सकती है। गुरु का प्रभाव यहां के लिए श्रेष्ठ, यहां के लिए बहुत अच्छा, यहां के लिए थोड़ा बहुत कमजोर। तो इस वजह से व्यक्ति को अपने पूर्वजों का, देवताओं के मंदिर का दर्शन और नित्य नियम का पाठ करते रहना चाहिए। अगर हो सके तो हनुमान चालीसा आदि का पाठ करते रहना चाहिए और देवी दुर्गा के मंदिर का दर्शन भी करते रहना चाहिए। ये बात भी बनती है। इतनी सी बात है। यश भाव का अधिपति अगर प्रतियोगिता करेगा तो देर से ही सही पर यश दे देता है। पराक्रम का परिणाम थोड़ी बहुत प्रतियोगिता करने के बाद, अगर प्रतियोगिता भाव में शनि या सूर्य अगर कमजोर हो जाते हैं तो थोड़ी मशक्कत बढ़ जाती है। और वस्तुतः वहां चित्रा के बैठे हैं, साहस है, मैं उसे कमजोर नहीं कहूंगा क्योंकि मंगल का नक्षत्र है जो इस कुंडली में थोड़े बहुत आपके ऊर्जा का हास करवाने के बाद परिणाम दे रहा है। चंद्रमा और सूर्य का पंचम में बैठना ये अच्छा होता है। आगे बढ़िए। छठे भाव के अधिपति का लग्न को देखना, और लग्नेश भी होते हैं सामान्यतया, ये अच्छी बात भी है तो थोड़े कमजोर भी हैं। कमजोर इसलिए क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के छठे भाव में फंस जाती है, और शुक्र की कुंडली जब लग्न की बने वृषभ लग्न की तो वहां पे वो शुक्र सामान्य ग्रह के रूप में अपने आप को परिभाषित करते हैं और बहुत ज्यादा परिणाम मजबूती से नहीं दे पाते। पर वस्तुतः अगर वो किसी पाप ग्रह से देख लिए जाते हैं तो कई बार दाम्पत्य में विलंब होता है, और दाम्पत्य के बाद की स्थिति अच्छी होती है पर दाम्पत्य देर से शुरू होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि व्यक्ति करियर को आगे बढ़ाने के चक्कर में विवाह से पीछे हो जाए। तो इस बात का भी आपके ऊपर दबाव काम करेगा कि आपको टाइम पे ही एक बंधन में बंधने की बारी भी होगी।
सप्तम भाव में शुक्र का अकेले बैठना दाम्पत्य में मजबूती और पत्नी को कारोबार करने वाला या कारोबारी नेचर का बना देता है। सुंदर और पत्नी के पीछे भागने वाला भी होता है, पर वो वस्तुतः एक समय के आने के बाद दरअसल सभी मोह माया से अपने आप को मुक्त भी करना चाहता है और किसी भी तरीके से उलझाना नहीं चाहता है। अभी भले ही व्यक्ति जो है वो दुनिया में उलझा हुआ है, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसके पीछे भाग रहा है, पर एक वक्त के आने के बाद वो स्थिरता और शिथिलता उसके जीवन में आ जाती है। 38वें वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में आय के नए स्रोत खुलते हैं और लगातार लाभ की स्थितियां बनती जाती हैं। एक बात और बताता हूं, सप्तम भाव में मंगल की राशि का बनना, मंगल का देखना, रोजगार के कई अवसर व्यक्ति के पास हमेशा उपलब्ध रहेंगे। व्यक्ति अगर चाहे तो अपना खुद का कारोबार भी कर सकता है और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ कमा भी सकता है, पर वस्तुतः पहले प्रयास नौकरी का ही करना होगा। सूर्य नीच के अगर हो रहे हो तो थोड़ी कमजोरी जरूर है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो वस्तुतः व्यक्ति का प्रभाव है। अगर वो कमजोर हो जाए तो मशक्कत बढ़ जाती है, मेहनत करनी पड़ती है। और वस्तुतः अगर बात कहूं तो लग्न में गुरु है तो संभाल लेंगे, आगे बढ़ने की आवश्यकता जरूर है। और अभी तो शनि की दशा भी चल रही है, अभी तो आपके पास 2031 तक का वक्त है, और अभी तो आपके पास 2000 अभी तो 22 साल के महज हुए हैं आप, तो निसंदेह अपना बल लगा करके रखिए। शुक्र के ऊपर राहु और केतु का कोई प्रभाव नहीं है, उस पर पापग्रह शनि की दृष्टि है, शुक्र के ऊपर पापग्रह मंगल की दृष्टि है। इस वजह से थोड़े से अपने व्यय को, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे वो पौरुषत्व का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो आदर का हो, चाहे वो सम्मान का हो, चाहे वाणी का हो, चाहे एक्सप्लेनेशन का हो, व्यय नहीं करना चाहिए। चाहे वो किसी भी तरीके का व्यय हो, सबको संतुलित करते रहना चाहिए, सबको सामान्यतया समान व्यवहार के साथ आगे बढ़ाने की स्थिति बढ़ती है। क्लियर है? अष्टम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में लग्न में जाना और लाभ भाव के अधिपति का लग्न में जाना, ये दारिद्र दोष भी पैदा करता है और वस्तुतः व्यक्ति को धनवान भी बनाता है। आरंभ में कष्ट मिल सकता है गुरु की दशा का, पर बाद में जाकर के वो लाभ में बदल जाए, ऐसी स्थितियां बनती हैं। आयु बहुत अच्छी है, रोग वगैरह की स्थिति इस कुंडली में बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूं पेट से संबंधित समस्याएं होती रहेंगी, जिगर वगैरह परेशान करता रहेगा। जिगर मतलब हृदय का क्षेत्र, या फिर ये कह सकते हैं कि पेट में कोई गड़बड़ी होती रहती है। और कई बार स्टोन वगैरह सूर्य की दशाओं में देखने को मिल जाते हैं, और कई बार जो होता है वो गुदा जनित बीमारियां जैसे पाइल्स वगैरह की समस्याएं भी दिखने को मिल जाती हैं। ये चीजें परेशान करती हैं। शुक्र के ऊपर मंगल और शनि का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति कई बार थोड़ी बहुत समस्याओं से, जैसे रक्त विकार से पीड़ित होता है। यह स्थिति बन रही है। अष्टम भाव के अधिपति लग्न में और अष्टम के कारक के साथ, ये बहुत अच्छी बात। मतलब जरा गौर से समझिएगा तो गुरु और शनि का जो संयोग है वो व्यक्ति को कई तरीके से लाभान्वित कर रहा है। यहाँ भी गुरु लग्न में, यहाँ भी गुरु का प्रभाव जो है वो, यहाँ सूर्य नीच के और यहाँ भी सूर्य नीच के, यहाँ भी सूर्य नीच के। अब एक बड़ी अद्भुत बात, मैंने ये बात कई बार कार्यक्रम में कही है कि एक ही ग्रह अगर, अब यहाँ पे मेरी बात पलटेगी, वो कैसे? एक ही ग्रह अगर कई जन्म कुंडली में, कई वर्ग चार्ट में एक ही स्टेटस को मेंटेन करके रखता है तो ये बल्कि अच्छा हो जाता है और ये और भी ज्यादा ग्रह को बलवान कर देता है। वर्गोत्तम ग्रह बली हो जाते हैं। ये यहाँ बैठा, यहाँ भी उसी भाव में बैठा, और यहाँ भी उसी राशि में बैठा, यहाँ भी 7 नंबर में, यहाँ भी 7 नंबर में, यहाँ भी 7 नंबर में। इसे वर्गोत्तम कहा जाता है, जो ग्रह को बलवान कर देता है। और वस्तुतः आपकी कुंडली में केंद्र में गुरु यहाँ भी, और गुरु यहाँ भी जन्म कुंडली में 12वें बैठ करके इसे देख रहे हैं। यहाँ भी 3 नंबर में बैठे हैं, यहाँ भी गुरु का जो प्रभाव है वो 2 से 3 की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी कमजोरी है, पर आगे चल करके वो गुरु भी ठीक हो जाएंगे। मैंने इसी को देख करके ये बात कही थी कि व्यक्ति की कुंडली में गुरु की दशा अच्छी जाएगी बाद में चल करके। दशम भाव के और 9वें के अधिपति शनि लग्न में, यह लक्ष्मी योग, और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। उसको जल्दबाजी भी है, जल्दी से लक्ष्य भी प्राप्त करना चाहता है, किसी दूसरे के सहारे वो आगे नहीं बढ़ना चाहता है, खुद के मुकाम और खुद के बल पे मुकाम हासिल करना चाहता है, समाज का नाम रोशन करना चाहता है, कुछ करना चाहता है अलग, और अलग करेगा भी, क्योंकि शनि है दशम स्थान के अधिपति के साथ अगर गुरु का संबंध बना है निस्संदेह अच्छा होगा। और एक बात और बता देता हूं, तो मंगल यहाँ पे बैठे हैं जो व्यक्ति को डोमिनेटिंग नेचर का और समाज का प्रणेता बना देते हैं। व्यक्ति समाज के लिए काम करता है और बिल्कुल ही एकदम एग्रेसिव नेचर का होता है। मंगल जो है वो दशमांश कुंडली में दिग्बली, बुध जो है वो जन्म कुंडली में पंचम भाव को देख रहे हैं, जहां के अधिपति योग कारक स्थिति, सूर्य माता का सपोर्ट हमेशा मिले, और साथ ही साथ शुक्र यहाँ नीच के, मेहनत थोड़ी बढ़ानी होगी। राहु और शनि अपडेट रहने का प्रभाव व्यक्ति के पास हमेशा रहेगा। वो कई बार कई तरीके से छुपा हुआ मेहनत, जैसे होता है ना, छुप छुप करके मेहनत करने वाला,
ऐसा बना देते हैं। हिडन जो होता है वो एफर्ट लगाने वाला बना देते हैं। गूढ़ और रहस्यमय चीजों के पीछे भागने वाला और कई प्रकार से चिंतन करने वाला बना देते हैं। चंद्रमा का लग्न को देखना ये बहुत अच्छी बात होगी, आपके कार्मिक कुंडली की स्थिति बहुत ठीक है। पर वस्तुतः अगर सूर्य नीच का प्रभाव कर रहे होंगे हर जगह तो कुंडली कमजोर हो सकती है। लेकिन अगर व्यक्ति सूर्य को बलवान करता रहा, मजबूत करता रहा, सूर्य को अर्घ देता रहा, नमक छोड़ता रहा, नमक का सेवन कम करता रहा और व्यायाम वगैरह करते रहे, बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ वगैरह करता रहे, गणेश जी की पूजा करते, तो व्यक्ति के सूर्य बलवान होते रहेंगे और उसके आत्मबल में सूर्य के बीज मंत्र का जप करते रहे तो व्यक्ति बलवान हो जाता है और उसके प्रभावों में कभी भी कमजोरी नहीं आती है। मैं समझता हूं कि अभी लाजवर्त की स्थिति बनती है। एक लाजवर्त आपको धारण कर लेना चाहिए 2031 के नवंबर तक और आगे बढ़िए, चुपचाप अपने फोकस को बढ़ाइए और उसको बिल्कुल ही ज्यादा इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शनि जो है वो यही कहते हैं कि आप अगर अपने काम से 1% भी आपका ध्यान भटका तो उसका सीधा जो प्रभाव होता है वो आपके परिणाम को शून्यता की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो दशा है वस्तुतः आप चाह करके भी अपना ध्यान इधर उधर भटका नहीं सकते, क्योंकि ये न्याय की कारक ग्रह और आपकी कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह की दशा में आप जी रहे हैं। यहाँ पे आपके मशक्कत को ही देखा जाएगा, यहाँ पे आपके पराक्रम के परिणाम को ही देखा जाएगा कि आपका परिणाम तभी मिलेगा जब आप पूरी मेहनत करेंगे। मतलब ये कुंडली कार्मिक कुंडली भी सिद्ध हो सकती है इस दशा काल के कारण, क्योंकि आप जब तक पूरी तरीके से मेहनत में नहीं घुसेंगे आपको मिलने वाला नहीं है। ये वही देगा अगर ये चीजें 2031 तक होंगी तो कुंडली अलग चीज है और हमारे मेहनत का जो प्रभाव है वो अलग होता है। आप दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते। आपकी कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति जो है वो भाग्य के कारक के साथ बैठे हैं, मतलब भाग्य आपके साथ है, पर कर्म भाव के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में जो दशम स्थान है या जो मेहनत भाव है इसके अधिपति ग्रहण में है। मतलब व्यक्ति का कंसंट्रेशन भंग हो सकता है, इस पे भी एक बार जो है वो आरी चलेगी। हमें उसी को फोकस करना है कि हमारा कंसंट्रेशन कमजोर ना हो, हमारा मन एक्टिव रहे, हम कभी भी परेशान न रहे, हमारे मन को कभी भी किसी की नजर ना लगे, हम बिल्कुल ही स्वस्थ रहें, एक्टिव रहें और युवा होने का प्रभाव और प्रमाण हमेशा अपने माता पिता को देते रहें। ये बात बननी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये कुंडली बिल्कुल ही आगे बढ़ जाएगी और इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अभी लाजवर्त पहना करके रखिए और व्यक्ति को जितना ज्यादा हो सके अनुशासित बना करके रखिए। अनुशासन का पालन करना होगा, देर तक ना जगे, सुबह जल्दी जग जाए, एक्टिव होइए और जितना ज्यादा हो सके अपने जीवन में भगवान विष्णु की आराधना करने की आवश्यकता है। यह शनि की दशा है। मैं समझता हूं कि अभी आपको कम से कम 2029 तक भी आप अगर मेहनत करेंगे तो आपकी कुंडली में दशाएं कमजोर नहीं है। हाँ, अगर आपके पास वक्त है तो एक बात और कहूंगा, इस कुंडली में मंगल, इस कुंडली में गुरु, इस कुंडली में चंद्रमा थोड़े थोड़े कमजोर होंगे, पर इस कुंडली के लिए बुध, इस कुंडली के लिए शुक्र, इस कुंडली के लिए शनि और इस कुंडली के लिए सूर्य अच्छे रहेंगे। 5 तारीख 5 अंक अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए यहां पे मेहनत थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी, यहां पे मेहनत थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है और यहां पे मेहनत थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है। ये भाव थोड़े कमजोर हो रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन पे काम करना है, मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है, रिसर्च पे ध्यान देना है, परिणाम प्राप्त करने के लिए जो है वो क्या बोलते हैं उसको कि एलोकेट करना है कि मुझे करना क्या है, थीम और कंसंट्रेशन, इस पे काम करने की आवश्यकता है। मजबूत है भाग्य, पितरों का आशीर्वाद, पूर्वजों का बल, पिता का बल, पिता का स्नेह, माता से संबंध बिल्कुल ठीक रखिए, घर से दूर जाइए, कंसंट्रेशन है, स्वास्थ्य है, आयु है, ये सारी चीजें हैं। कंसंट्रेशन थोड़ा सा भंग हो सकता है चंद्रमा के ग्रहण में जाने के कारण, मन थोड़ा विक्षिप्त या कभी कभी परेशान हो सकता है, इस पे काम करने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में शनि षडबल में कमजोर हो रहे हैं, बजरंग बली की पूजा बिल्कुल आवश्यक है। कुछ उपाय जो मैं आपको बताऊंगा उसको कर लीजिएगा। वस्तुतः आपकी कुंडली में पिता का स्वभाव आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और माता जन्म कुंडली में थोड़ी बीमार दिख रही है, उनको आपको फोकस करना होगा, उनकी सेवा पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि आपके पास धर्म आपका हमेशा रहेगा, अगर उसको जीवन में धारण करके रखेंगे तो आपके विजय के पथ को कोई भी रोक नहीं सकता है, आप आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि लग्नेश अगर भाग्य में बैठा हो, भाग्येश अगर लग्न में बैठे हो, कारक ग्रह अगर गुरु लग्न में बैठे हो तो खराब कभी भी नहीं होता है, चाहे वो वक्री हो चाहे कुछ भी हो। अगर मैं एक बात कहूं तो शनि जो है वो कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, ये बहुत अद्भुत बात है। चंद्रमा को ग्रहण लगा और सूर्य नीच के, ये 2 स्थितियां इस कुंडली को कमजोर करने के लिए काफी हैं और दोनों ही होते हैं नेत्र। आपको अपने सूर्य और चंद्रमा पे बल देना होगा। सुबह जितनी जल्दी उठ करके भगवान सूर्य की आराधना करिए,
तांबे का छल्ला और रविवार का दिन और शुक्रवार का दिन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपकी कुंडली में तुला, मिथुन, मेष और धनु ये थोड़े कमजोर राशियों के रूप में देखी जा रही हैं, पर मकर और कुंभ राशियां आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। आपके जन्म स्थान से आपको दक्षिण दिशा की तरफ जाना चाहिए। अगर धन कमाना होगा कभी भी, बाय द वे, अगर कभी ऐसी स्थिति आए कि धन कमाने के लिए दूर जाना पड़े, तो आपकी कुंडली के आधार पर दक्षिण दिशा बहुत ज्यादा अच्छी होगी, आपके लिए ये लाभ कर सकता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।